हरिओम। प्रार्थना के लिए कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। गहरी श्वास लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अपने मस्तिष्क को संदेश देंगे कि अगले 40 मिनट में टीचिंग एप्टीट्यूड पूरे ध्यान से पढ़ के समझ सकूं। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। अब हम आज प्रारंभ करने वाले हैं आपकी जो फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट पेपर की टीचिंग एप्टीट्यूड। ये क्या है, क्यों रखी गई है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सिलेबस में, वो हम देखेंगे। और सिलेबस को बहुत ध्यान से आपको देखना है। प्रिंट आप अपना पास में रखेंगे, उसे देखते रहेंगे। टीचिंग के कंसेप्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो हिंदी में अगर देखें इसको तो शिक्षण सीखना, कि अब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, आप कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग होती क्या है, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, इसकी कंसेप्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों की जाए टीचिंग, लेवल क्या है टीचिंग के, कोई इसके प्रकार है क्या, अलग अलग स्तर है क्या, वो सब बताने के लिए। तो एक तो सीखने को, जो शिक्षण है आप जो करेंगे उसको सरल बनाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। फिर इसका उद्देश्य बताया जाएगा कि विद्यार्थी क्या सीख पाए। अब जैसे आप योग पढ़ाएंगे, योग आपका विषय है, तो उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो विद्यार्थियों को दोनों चीजें सिखानी है। तो आप अपना लेसन प्लान इस तरह से बनाएंगे कि विद्यार्थी सब कुछ अच्छी तरह सीख पाए। अब आपके पास हो सकता है एक अकेला भी आए सीखने, हो सकता है 50 का ग्रुप हो, 100 का हो, कभी कभी बड़े लेवल पे हम लेते हैं तो 100 से ज्यादा लोगों को भी हमें ट्रेन करना होता है। तो फिर इसके स्तर क्या होंगे? स्मृति का स्तर, यानी मेमोरी का, किसी भी चीज को हम स्मृति के बेसिस पे करते हैं ना। जैसे आपके पास छोटे बच्चे आए तो आप उन्हें टेबल लर्न करवाते हैं, तो वो बिल्कुल डेली बुलवाई जाती है। किंडरगार्टन में जो प्री स्कूल्स होती है या जो प्राइमरी लेवल होता है, वहां पे रोजाना बच्चों को कैक है गे, ABCD 1 2 3 4, फिर आगे जो टेबल करवाते हैं 2 3 4 की, तो वो बिल्कुल लर्न बाय हार्ट करवाई जाती है, यानी रटवाई जाती है। अब उस समय बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है, सब बोल रहे हैं तो वो भी बोल रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे ना, 3 साल के बच्चे इतनी अच्छी अच्छी राइम्स बोलते हैं। इंग्लिश कविता हो, हिंदी इंग्लिश राइम्स हो, हिंदी की कविताएं हो, संस्कृत के श्लोक सीख जाते हैं। अब उनसे अर्थ पूछो तो नहीं पता, लेकिन रटा हुआ है तो सुना पूरा देंगे वो। फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो उसमें बोध का स्तर आएगा। अब उसको अर्थ समझ में आने लगेगा कि अच्छा मुझे ये इसलिए करवाया, अब मुझे ये कैक है गे ये सीखे हैं, तो अब मैं इनको जोड़ के शब्द बना सकता हूँ, उसको ये समझ आएगी। फिर उससे भी बड़े लेवल पे वो चिंतनशील स्तर पे आएगा। हम जिस एज में आ गए हैं या हमने जो अपनी स्टडी कर ली है, तो अब हम इतने कैपेबल हैं कि हम कोई आर्टिकल, थीसिस, बुक लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम चिंतन कर सकते हैं। हम ये 2 स्तर पार करके आए हैं, तो अब हम चिंतन कर सकते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सबसे पहला पहला बिगनिंग है, स्टार्टिंग है, उसमें ये पढ़ेंगे आप अपने सिलेबस में। इसका एक कॉमन कुछ आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनको आप डिटेल में भी पढ़ेंगे। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये भी टीचिंग का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो सब पढ़ेंगे आप। अभी केवल हम सिलेबस को इतनी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं कि आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहे कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट रखी क्यों है, क्यों नेट JRF में इसको पढ़ाया जा रहा है, और ये कंपलसरी है सबके लिए। भले आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट JRF क्रैक करना चाह रहे हैं, तो ये क्यों नेसेसरी है। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग की क्या विशेषताएं हैं और क्या बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो उद्देश्य होना चाहिए,
बिल्कुल एक योजना होनी चाहिए माइंड में, एक लेसन प्लान होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, कितनी देर की क्लास है। फिर उसके सब्जेक्ट मैटर की बात होगी। फिर शिक्षक और विद्यार्थी आपस में संवाद करेंगे, डायलॉग होगा उनका। फिर उनका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन होगा। भाई आप पढ़ लोगे पूरे अच्छी तरह से तो आपको एग्जाम भी तो देना है, तभी तो पता लगेगा कितना समझ में आया। और जब हमारी क्लास चलती है उसके बाद हम लास्ट में पूछते हैं ना, कुछ नहीं आया तो बताइए, आपकी डाउट्स बताइए, हम क्लियर करेंगे। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संवाद भी होता है। ये सारी चीजें आप नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लर्नर कौन है? विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थी है, जिसे विद्या प्राप्त करनी है। तो उसकी विशेषताओं की बात करें तो शैक्षिक, एकेडमिक, सोशल यानी सामाजिक स्थिति। भाई देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट कोई ऐसे रूरल एरिया से आया है, ग्रामीण क्षेत्र से, जहां प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोली जाती है और क्लास इंग्लिश में हो रही है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा उसकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति या उसका शैक्षिक स्तर। कई बार कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं और योग में प्योरली उसको संस्कृत पढ़ाई जा रही है, मतलब संस्कृत में योग सूत्र पढ़ाया जा रहा है, तो वो उसको ग्रेस्प भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे टीचर को समझना होगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये किस बैकग्राउंड से है, इसकी सामाजिक स्थिति क्या है, भावनात्मक क्या है। कभी कभी कई बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, आप में से कई होंगे बहुत शर्मीले होते हैं, मन में तो आता है कि हम पूछें, ये वाली पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, एक बार पूछ लें। फिर दूसरा मन बोलता है नहीं नहीं अभी क्या पता इंसल्ट हो जाए, मैम क्या सोचेंगी, इतनी सी बात ही नहीं आती है। तो आप लोग अपनी भावनाओं को दबा लेते हो। तो और कोई होता है ओवर एक्सप्रेसिव, नहीं बोलना है तो भी वो पूछेंगे। तो इस तरह से सब स्टूडेंट्स की अलग अलग विशेषता होती है ना, कोई भावनात्मक लेवल पे अलग है, किसी का संज्ञान अलग होता है, कोई बहुत जल्दी एक बार रीडिंग में समझ जाता है, किसी को 2-3 बार प्रॉपरली समझाना होता है तब उसको आता है। तो सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। फिर इसमें भी आप देखिए छोटे बच्चों का अलग लेवल होता है प्राइमरी में, फिर मिडल में आते हैं, फिर सेकेंडरी 10th क्लास आते हैं, फिर सीनियर सेकेंडरी में आते हैं। तो किशोरावस्था क्या मानी जाती है? प्रॉपरली माने तो 12 साल से 19 तक मान ले आप, तो वो किशोर अवस्था है। फिर जो 18 इयर्स में तो हमें वोट टू राइट टू वोट मिल जाता है ना, वोटिंग करने का अधिकार, मताधिकार, तो वो वयस्क लेवल हो जाता है, एडल्ट लेवल। तो कॉलेज लेवल के शिक्षार्थी के सीखने की जरूरत अलग है। अब हम कॉलेज लेवल पे बिठा के रटवा नहीं सकते हैं, हम केवल समझा सकते हैं। अब सबका अलग अलग लेवल है। 10 स्टूडेंट्स आए हैं, 2 रूरल से हैं, 2 अर्बन से, 2 मेट्रो सिटी से आए हैं, 4 हॉस्टल में पढ़े हुए आए हैं, उनका अलग पढ़ने का तरीका था। कई बार सब्जेक्ट्स बैकग्राउंड अलग अलग होता है, पहले कॉमर्स थी फिर वो आर्ट्स में आ गए, ऐसी भी चीजें होती है ना। तो सबका अलग अलग जरूरत है। यानी किशोर की अलग है, किशोर यानी टीन एज में, वयस्क यानी एडल्ट, शिक्षार्थी यानी जिसको शिक्षा से अर्थ है, शिक्षा लेनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उसकी आवश्यकता अलग अलग है। तो एक टीचर जब पढ़ाएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचर जब पढ़ाएगा तो वो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपना लेसन प्लान बनाएगा। तो ये हुई फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मैंने एग्जांपल दिया ना, 10 स्टूडेंट्स है, सबकी बुद्धि का लेवल अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, एबिलिटी अलग है, योग्यता, सीखने की गति में अंतर है, कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन उसको फिर परमानेंट याद होता है। ठीक है, वैसे तो व्यक्तिगत रूप से भी भिन्नता है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के ऐसे कौन से तथ्य हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका प्रभाव पड़ता है टीचिंग पे? तो शिक्षक, विद्यार्थी, सहायक सामग्री, शिक्षण संसाधन, अधिगम का वातावरण और संस्था। तो देखो क्या क्या मैटर करेगा। टीचिंग को एक तो टीचर की पर्सनैलिटी करती है, मतलब आप किसी को देखोगे तो सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी, कि इसके कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, बोलने का अंदाज कैसा है, चेहरे पे भाव कैसे आ रहे हैं, तो ये चीज स्टूडेंट्स को बहुत इम्प्रेस करती है। कभी कभी कोई बहुत साधारण शक्ल सूरत का टीचर है लेकिन उसके पढ़ाने का अंदाज बड़ा अच्छा है, तो स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं उसकी क्लास का। और कोई फिजिकली बड़ा अच्छे से बन ठन के आए लेकिन पढ़ाने का तरीका ही नहीं है,
बात बात पे बच्चों पे झल्ला देना, डांट देना, तो बच्चे सहम जाएंगे, इंतजार नहीं करते ऐसे टीचर्स का। तो टीचिंग को टीचर की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करता है, यानी बाहर से वो कैसा दिखता है, अंदर से उसकी गुण कैसे हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसकी भावना कैसी है, वो सब चीजें डिपेंड करती है। फिर विद्यार्थी, भाई विद्यार्थी भी कोई बिल्कुल ठेठ देहात से आया और उससे हम इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो ये भी चीज शिक्षण को प्रभावित करेगी। विद्यार्थी की सारी चीजें, उसकी लर्निंग के तरीके, उसका बैकग्राउंड, सब। सहायक सामग्री क्या होती है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो मैंने आपको ये पीडीएफ पीपीटी को शेयर किया, तो ये चीजें हैं जो हमें टीचिंग में मदद कर रही है। तो ये तो ऑनलाइन टीचिंग में। सपोज आप ऑफलाइन पढ़ोगे तो आपके सामने कोई अच्छा सा व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या प्रोजेक्टर होगा, उसके ऊपर मैं कुछ लिख के बताऊंगी, तो वो सारी चीजें क्या हुई, सहायक सामग्री। और ये सारा जो कंटेंट है हम पढ़ते हैं वो सब भी सहायक सामग्री है, तो ये अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ केवल इंग्लिश में लिख के ले आती तो आपको लगता हमें इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है तो हम कैसे पढ़े, या मैं केवल हिंदी में लिख लाती तो इंग्लिश मीडियम वाले बोलते मैम आप तो हिंदी में लिख लाए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने बाइलिंगुअल किया ना, सबकी जरूरतों को ध्यान में रखा। तो ये चीजें अच्छी होनी चाहिए, तो स्टूडेंट का अपने आप इंटरेस्ट आता है। फिर शिक्षण के संसाधन, संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्सेज, जो भी हम रिसोर्सेज काम में ले रहे हैं। जैसे मैंने ये सब बताया, ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग दोनों में अलग अलग तरह की विजुअल, ऑडियो, ये सब। अब जैसे आपको मेरी आवाज ही प्रॉपर नहीं पहुंचे, मेरा वाईफाई प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर ये सारी चीजें बाधा भी डालेगी, टीचिंग में मजा भी नहीं आएगा। फिर लर्निंग का वातावरण होना चाहिए कि किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कहीं और ध्यान जा रहा है, तो टीचर को एक प्रॉपर वातावरण बनाना चाहिए लर्निंग का, कि नहीं स्टूडेंट पूरी तरह से ध्यान से सब लोग सुने, समझे और फीडबैक दें और उनकी अच्छी लर्निंग हो। फिर संस्था भी प्रभावित करती है कि हम किस इंस्टीट्यूशन में हैं, वहाँ कैसा वातावरण है, पढ़ाई का है, या वो केवल फीस लेना अपना धर्म समझते हैं, पढ़ाने के प्रति वो डेडिकेटेड नहीं है। ये चीजें भी तो टीचिंग को प्रभावित करती है ना। तो फिर आपने 5th पॉइंट में पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अभी हम केवल सिलेबस देख रहे हैं, तो इसको एक बार आप चलिए, या तो ऐसा करते हैं, इसको हम इतना रखते हैं, ठीक है, 5 पॉइंट तक। फिर हम इसी के बारे में जो सारी चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं। फिर जब हम आगे ये स्टार्ट करेंगे तब इसको फिर से ले लेंगे, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझ में आएगा। बट मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ, फिर से कहूंगी कि हमेशा अपना सिलेबस डेली टाइम निकालिए, सिलेबस को डेली पढ़ना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सिलेबस आज नहीं पढ़ा, नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए कि आप सिलेबस ना पढ़ें, ठीक है। अभी आपको एक मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ, वो देखेंगे आप। यस, आपको विजिबल है? एक बार मिश्री जी आप अनम्यूट करके बोल दीजिए, आपको पीपीटी नजर आ रही है? यस मैम। ओके, चलिए मैं इसमें एक बार जो अपना मैटर स्टार्टिंग वाला निकाल लेती हूँ। वेट अ मिनट। ये अपनी जो लेवल्स है ना टीचिंग के वो है, बट इससे पहले हमें और भी पढ़ने रहेंगे, ठीक है। ये फ्रॉम द बिगनिंग देखते हैं। सबसे पहले टीचिंग क्या है, बाईपोलर प्रोसेस है। बाई यानी दो, दो के लिए शब्द आता है बाई, और ट्राई शब्द दिख रहा है ना, ट्राई यानी तीन। तो बाईपोलर प्रोसेस मतलब जॉन एडम नाम के एक विद्वान ने कहा कि टीचर और स्टूडेंट्स दो व्यक्ति होते हैं, दो के बीच होता है सब कुछ, बाकी सब चीजें बाद की बात है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच एक प्रोसेस होता है पढ़ाने का। टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ता है, तो ये बाईपोलर प्रोसेस है। फिर बात करेंगे ट्राईपोलर, ट्राई यानी ट्रिपल, तीन, तीन चीजें होती है। टीचर होता है, टीचर है तो स्टूडेंट्स तो होंगे ही, तभी वो शिक्षण हो पाएगा। फिर होता है करिकुलम या सोसाइटी, तो आप जो भी पढ़ेंगे वो है आपका करिकुलम।
अभी आपने सिलेबस पढ़ा जैसे मैंने कहा, तो वो हुआ। अब इसके दो आप टाइप देख लीजिए। पहले ये देखेंगे फॉर्मली, इनफॉर्मली। तो इसको हिंदी में कहेंगे फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मली यानी अनौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक। तो ये टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है। इसको क्या करते हैं हम? कैरीड आउट करते हैं। ठीक है, टीचिंग एक कैसा प्रोसेस है जिसको हम कैरीड आउट करते हैं। जस्ट अ मिनट। अब इसमें क्या क्या है हमारे पास? फॉर्मल टीचिंग क्या होती है? टेक्स प्लेस आउटसाइड द फैमिली। आउटसाइड फैमिली मतलब परिवार से बाहर। फॉर्मल वहां होती है। और इनफॉर्मल कहाँ होती है? विद इन फैमिली, फैमिली के अंदर। देखिए, एक बच्चा घर में जन्मता है तो उसको जन्मते ही हम कहीं छोड़ के थोड़ी आते हैं, स्कूल में या गुरुकुल में, कहीं भी। लगभग 2.5-3 साल तक वो घर में रह के मेंबर्स ऑफ फैमिली को, पेरेंट्स को, दादा दादी, नाना नानी के घर भी जाता है, घर में चाचा बुआ जो भी है उन सबको देख के उनकी नकल करेगा वो बच्चा। वो जैसे बोलेंगे वैसे बोलेगा, वो जैसे खाना खाने का तरीका उसको भी कॉपी करते हैं बच्चे। घर में छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे ना, झाड़ू उठा के और लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या हो रहा है उनका? ये उनकी ये इनफॉर्मल टीचिंग हो रही है। ठीक है, परिवार के अंदर। मंदिर में वो देखते हैं कि कैसे बुजुर्ग लोग, बड़े लोग घर के पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा करेगा, प्रणाम करेगा। आरती गाना सीख जाते हैं, मंत्र श्लोक बोलने लग जाते हैं। तो ये क्या हुई? इनफॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, जिसमें किसी ने उनको कुछ रटाया सिखाया नहीं, अपने आप जो देख देख के सीख गए। अब उस बच्चे को जैसे सेशन स्टार्ट होता है तो चलो भाई इसको प्ले स्कूल में हम एडमिट करते हैं। लेके गए पेरेंट्स, वहां उसको ले गए। अब जैसे ही टीचर आई, बच्चा तो बैठा है अपनी सीट पे, वो थोड़ी उठेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसको ये पता लगेगा जैसे ही टीचर क्लास में आती है मुझे अपनी चेयर से खड़े होके बोलना है गुड मॉर्निंग मैम। वो सबको देखेगा। नहीं तो उसको मैम बार बार कहेगी कि बेटा आपने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, आपको मुझे बोलना चाहिए जब मैं आती हूँ। तो अब क्या हो रहा है? उसको फॉर्मल, औपचारिक एजुकेशन मिल रही है। अब उसकी औपचारिक टीचिंग शुरू हो गई। घर में उसको जब मन आएगा वो खा पी लेता है, स्कूल में उसको केवल लंच ब्रेक होगा या फ्रूट ब्रेक होगा तभी वो खाएगा। तो उसको पता रहेगा अब इतने बजे बेल बजेगी, मतलब थोड़े टाइम में अब बजेगी, मुझे तभी खाना है। उसको भूख भी लगेगी तो वो कुछ नहीं कहेगा, पढ़ता रहेगा, खेलता रहेगा, प्ले स्कूल है तो उसका अब सब कुछ फॉर्मल हो गया ना, औपचारिक हो गया। तो आपको इस उदाहरण से याद रहेगा, छोटे बच्चे का वो एग्जाम्पल लेके आप याद रखेंगे। तो टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, यानी हम जिंदगी भर सीखते हैं। अब आप महिलाओं का देखिए, मतलब गर्ल की, लड़की की शादी जब होती है उससे पहले वो पेरेंट्स के घर बड़े आराम से रहती है, जब मन आया उठ गए। हाँ, एक डिसिप्लिन होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बंदिशें नहीं होती है ना। थोड़ा लेट भी उठ जाए तो मम्मा कुछ नहीं कहती, लेकिन शादी के बाद वो कितनी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। और जो नए घर के नियम हैं उन सबको वो सीखती है। वहाँ कैसा भोजन बनता है वो स्वाद वो सीखती है, वैसी ही कुकिंग करती है। बात करने का उसका कुछ तरीका भी वो बदलती है। तो ये सब क्या हुआ? अब फॉर्मल हो गया। पहले क्या था? इनफॉर्मल था। तो बस आप ऐसे याद रख लेंगे। तो फॉर्मल टीचिंग क्या होती है? एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, टीचर्स और एडिटर्स द्वारा होनी चाहिए। अपन कहते हैं ना, बच्चे की नींव अच्छी बना दो, मजबूत कर दो, तो आगे वो अपने आप पढ़ लेगा। तो छोटे बच्चों को हम 5th 6th तक कितना अच्छे से व्याकरण और ये इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाते हैं ताकि वो बच्चा आगे अच्छा निकले, अच्छा उसका बेस बने। तो इसी तरह से शिक्षण जीवन भर चलता है। तो ये एक शादी विवाह का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, इससे ये समझ में आ रहा है ना कि जीवन भर चलता है। ऐसा नहीं है कि हमने स्कूल कॉलेज पास कर लिया तो अब हमारा शिक्षण बंद हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। अब टीचिंग के ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। अभी अभी हम सिलेबस पढ़ के आए हैं, उसमें आपने देखा था ना ऑब्जेक्टिव, बस वही बात है यहाँ पे। तो अभी हम पहले एक बार इंग्लिश में देखेंगे, फिर इसको हिंदी में भी देखेंगे। टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन प्यूपिल्स, प्यूपिल्स यानी शिष्य, उनके अंदर डिजायर्ड चेंज लेकर आना। डिजायर्ड यानी इच्छित, जो हम चाहते हैं वो चेंज लाना। वही बात हो गई कि बच्चा स्कूल गया तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था,
और अब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसे पता है कि बेल लगेगी तभी खाना खाना है, मैम को आते ही विश करना है। अब दूसरी मैम आई है तो उन्हें भी विश करना है, प्रिंसिपल मैम को भी गुड मॉर्निंग बोलना है। बेल बजेगी तभी पेरेंट्स लेने आएंगे, उससे पहले घर नहीं जाना है। तो अब वो क्या हो गया, टीचर को उसमें सारे चेंज दिखने लगे ना। तो वो जो चाह रही थी कि बच्चा डिसिप्लिन में आ जाए, अब वो सब डिजायर्ड चेंज आ गए हैं। और बड़े लेवल पे देखें तो हम लोग आपकी क्लास ले रहे हैं तो हम यही चाहते हैं ना, आप डेली प्रॉपर रिवीजन करके आएं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछें, कंसेप्ट्स को क्लियर करें, बस वही बात है। फिर है टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। बिहेवियर यानी व्यवहार। घर में बच्चा छोटे भाई बहनों से बड़ों से झगड़ लेता है कैसे भी, तो उसका बिहेवियर शेप देना होता है ना स्कूल में। तो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसका बिहेवियर अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो। फिर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, तो जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, बेसिकली पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, छोटी मोटी चीजें सिखाते हैं, तो उनसे उसका अच्छा परिचय हो जाए। फिर फोर्थ नंबर पे है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, तो उसकी सीखने की जो क्षमता है वो बेहतर हो, बेटर हो, अच्छी हो, इम्प्रूव हो, सुधार हो उसमें। फिर है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, तो स्टूडेंट में भी एक बिलीफ आए कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो उसमें ये पढ़ाई के प्रति रुचि आए। टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, अब बच्चा अगर सही से पढ़ेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, तो बड़ा होके वो समाज का एक अच्छा नागरिक बनेगा ना। अगर नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा। अब देखिए, इसी को हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों में परिवर्तन लाना। आप ये मान के चलिए आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, 3 सही होगी, 1 गलत होगी। उसमें से आपको इन्हीं में से आते हैं, लेकिन घुमा के आते हैं हर बार, कुछ ना कुछ, बस उसका तरीका चेंज होता है। तो आपको इसको कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लेना है, और जहां पे जो लर्न करने के पॉइंट है वो मैं बताती जाऊंगी, उन्हें प्रॉपरली लर्न भी करना है। फिर तो शिक्षण के उद्देश्य में पहले हमने देख ही लिया, भाई परिवर्तन लाना है, ज्ञान बढ़े, उसका व्यवहार उसका अच्छा हो, सोच अच्छी हो। फिर व्यवहार अच्छा करे, अनुशासन, भाई प्रेयर में जा रहे हैं बच्चे तो क्यू बना के जाते हैं ना, कितने डिसिप्लिन से, एकदम लाइन में खड़े रहते हैं, अटेंशन में, कोई धक्का मुक्की नहीं होती है, तो फौरन पनिशमेंट मिल जाता है। तो ये सही आदतें बचपन से डाली जाती है। तो अच्छी आदतें सिखाना, अच्छा व्यवहार सिखाना, नया ज्ञान उन्हें देना, उनको सही जानकारी देना। फिर उनके सीखने की क्षमता को बढ़ाना। अब एकदम से बच्चा उसमें फर्स्ट में आया और हम उसको बड़े बड़े सम्स दे दे मैथ्स के, या बड़े बड़े पैराग्राफ लर्न करने को दे दे, तो नहीं करेगा ना। धीरे धीरे बढ़ेगी ना उसकी शक्ति। तो सिलेबस कैसे बनाया जाता है, ऐसे ही बनता है ना कि अभी थोड़ा इजी है, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा उसको और बढ़ाते हैं, फिर उसको थोड़ा और बेटर करते हैं, बस उसी तरह से। अच्छी मान्यताएं और मूल्य विकसित करना। अब बच्चे में अच्छे संस्कार होने चाहिए, अपने नैतिक मूल्य यानी माता पिता का सम्मान करो, गुरुजनों का करो, देश के लिए मन में अच्छी भावना रखो, अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करो, ये पॉजिटिव थॉट उसमें लेके आना। और फिर जो बच्चा अगर स्कूल में अच्छा बिहेव कर रहा है, घर में कर रहा है, तो वो भविष्य में जरूर एक अच्छा नागरिक बनेगा, जिम्मेदार बनेगा, और अच्छा समाज में योगदान देगा। अब गोल्स यानी लक्ष्य, टीचिंग के लक्ष्य क्या हैं। सबसे पहला टीचिंग का, आप ये इसमें देख सकते हैं, इसी तरह से बना हुआ है, उसी कलर को फॉलो करते हुए आइए। टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस आने चाहिए, परिवर्तन दिखना चाहिए कि हाँ ये डेली ये बच्चा ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहा है, देखो इसका बिहेवियर कितना चेंज हो गया, पहले ये बहुत लड़ता झगड़ता था, अभी बहुत डिसिप्लिन्ड हो गया। फिर उसकी कंडीशनिंग होनी चाहिए, मतलब एक माइंड को ट्रेन। आप घर में एक पेट भी पालते हैं, आपने सपोज डॉगी पाला, तो उस कुत्ते को आप आदत डालते हैं ना कि घर में गंदा नहीं करना है, उसको आप सुबह शाम बाहर लेके जाते हैं, वहां पे भी कहीं रोड पे वो गंदगी ना फैलाए, तो वो कहीं सही जगह अपना जो भी कर्म है स्टूल पास करके आए। फिर घर में ऐसे नहीं वो हर जगह घूमता रहे, आप उसको प्रॉपर एक एरिया देते हैं कि यहीं रहना है तुम्हें। तो ये बहुत एक सिंपल सी बात है कि माइंड की कंडीशनिंग करना, इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स, धीरे धीरे उसकी लर्निंग की स्किल्स को बढ़ाना। तो ऐसे ही बच्चे को ट्रेन किया जाता है।
फिर ट्रेनिंग देते हैं, शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, कि अब तुम्हें सही बिहेव करना है। कई बार छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, नेल्स बड़े होते हैं तो खरोच देते हैं एक दूसरे को, तो टीचर धीरे धीरे ट्रेनिंग देती है ना, नहीं तुम्हें लड़ना नहीं है, मारना नहीं है, मारपीट नहीं करनी। फिर इंस्ट्रक्शन, टीचर कैसे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो देती है। फिर इंडॉक्ट्रिनेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, उसमें ये विश्वास जगाना कि वो सही पढ़ सकता है, तुम इस चीज को फॉलो करो, तुम्हारे में ये वैल्यूज है, ये चीजें उसमें लेके आना। इसको हिंदी में देख लेंगे हम। तो टीचिंग का लक्ष्य क्या है? कंडीशनिंग, सबसे पहले तो टीचिंग अच्छी करना, फिर कंडीशनिंग करना उसकी। कंडीशनिंग को हिंदी में अनुबंधन कहेंगे। अब देखिए ये कुछ वर्ड्स आगे बार बार आएंगे, आप इस यूनिट में ही आगे जब इसको डिटेल में पढ़ोगे ना तो और आएंगे। तो ये कुछ वर्ड्स आपको हो सकता है एग्जाम में हिंदी में भी कंडीशनिंग लिख दे, तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए कंफर्टेबल रहना, दोनों लैंग्वेज की आदत लेके चलना, ठीक है। तो सही आदत और सही प्रतिक्रिया विकसित करने की बात है। फिर ट्रेनिंग सही देना, कि ट्रेनिंग का लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता और कौशल को बेहतर बनाता है। फिर इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है? विद्यार्थियों को सही ज्ञान और जानकारी देना। फिर एंडोक्रिनेशन यानी मत का निर्माण, विद्यार्थियों में विश्वास, मान्यताएं, मूल्य, इन सब का विकास करना होता है। अब देखेंगे टीचिंग के लेवल्स। हम लेवल्स क्या होते हैं? अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है मेमोरी लेवल, ये आप इसमें नंबर 1 2 3 देख रहे हैं ना, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे जो 1 है उसका मतलब है मेमोरी लेवल। तो मेमोरी क्या है? केवल रटा देना। मैंने कहा ना 2.5-3 साल का बच्चा श्लोक भी बोलता है, कविता भी सुनाता है, इंग्लिश में राइम भी सुनाता है। अब उससे मीनिंग पूछो तो वो तुतला के गा तो देगा लेकिन अर्थ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने केवल रटा है। तो वो मेमोरी लेवल है, ये सबसे निम्न स्तर का होता है, यानी सबसे लोएस्ट लेवल है। फिर इससे थोड़ा ऊपर आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब थोड़ा थोड़ा थॉटफुल हो गया, अब उसको समझ आने लगा कि इसका क्या अर्थ है। अब मैंने जो टेबल सीखी, मुझे कैसे उसको मल्टीप्लाई करने में यूज करना है, कैसे मुझे डिवाइड करना है तब यूज करना है। तो हर सब्जेक्ट में फिर वो दिमाग लगाने लगता है, अच्छा अब इसका ये यूज है। तो फिर वो बच्चा थॉटफुल हो जाता है, फिर उसको समझ में आने लगता है कि अब मैंने जो ये शब्द सीखे हैं, अब मैं ऐसे ऐसे वाक्य बना सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ बड़े बड़े पैराग्राफ्स। फिर आगे सबसे हाईएस्ट होता है तीसरे नंबर का रिफ्लेक्टिव लेवल, ये मोस्ट थॉटफुल होता है। अभी जो हम आ चुके हैं जिस लेवल पे कि हमने मास्टर्स डिग्री की, अब हम नेट जेआरएफ क्रैक करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ गए कि हमने अब तक जो पढ़ा उस पढ़ाई को हम परफेक्टली यहाँ यूज करके एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। ये हम हाईएस्ट लेवल पे आ गए, इनको रट लेना बिल्कुल लाइन से, पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम पीवाईक्यूज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो हम इसमें संडे का दिन आप लोग पीवाईक्यू किया कीजिए, तो मैं आपको इसका एक पीडीएफ अलग से बना के दे दूंगी। जो भी हम इस पूरे वीक में पढ़ेंगे ना, तो आपको, अगर आपने वो मंगवा ली है अपनी गाइड या बुक, तो उसमें से करेंगे आप पीवाईक्यूज, अदरवाइज फिर आप बताएंगे मुझे, तो आपको एक अलग से पीडीएफ मिल जाएगा। अब आपने अभी जो ये देखा था, तीनों लेवल्स देखे थे, उसको हिंदी में देखेंगे हम। सबसे पहले जो मेमोरी लेवल है, ये सबसे लोएस्ट होता है, निम्न स्तर का है। केवल इसमें मेमोराइजेशन पे जोर होता है, केवल याद करवाना है, रट्टा मारना जिसको कहते हैं ना। तो फैक्ट्स, डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन को याद करते हैं। फिर इसमें थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग कम होती है, मतलब इसमें ज्यादा बच्चे को सोचना नहीं है, बस उसको सुना देना है। प्रश्न उत्तर उसने चाहे याद किए, चाहे उसने पहाड़े याद किए, एबीसीडी याद की, स्पेलिंग्स याद की, उसमें बस उसको सिर्फ रटना है, समझने का कुछ भी नहीं है। फिर दूसरे पे आए अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब ये बीच वाला स्तर है, बोध का स्तर जो होता है ना, ये सेकंड लेवल है। अब आपको अगर इंग्लिश नेम्स याद नहीं हो तो आप हिंदी में कीजिए, ठीक है, बोध स्तर कर लीजिए। फिर तीसरा चिंतन स्तर कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी, अपने आप की नोट्स बनाएंगे ना, शॉर्ट नोट्स, तो आप इस तरह से दोनों में लिखें उसको।
फिर विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं, केवल याद ही नहीं कर रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं, अब उनको मीनिंग, कंसेप्ट और आइडिया समझ में आने लग गए। अब टीचर्स क्या करेंगे, फिर एग्जाम्पल का यूज करेंगे, फिर उनको उदाहरण से समझाएंगे। देखो थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मैथ्स में ऐसे पढ़ाते हैं ना कि तुम्हारे पास 4 चॉकलेट है, तुमने 2 तुम्हारी बहन को दे दी, तो तुम्हारे पास कितनी बची? तो फिर बच्चे कहते हैं 2 बची। तो अब उनको समझ में आने लगा कि अच्छा हमको ये 1 2 3 4 इसलिए समझाया था, अब समझ में आया। नहीं तो बिल्कुल जो नर्सरी एलकेजी में तो बच्चा केवल रटता है, उसको पता नहीं है कि इसका यूज क्या है। फिर और बड़ा होता है, मार्केट जाता है वो पेरेंट्स के साथ, तो वो फिर वहां देखता है कि पेमेंट किया पेरेंट्स ने, फिर 500 का नोट दिया तो उसमें से कुछ चेंज आया, तो फिर वो दिमाग लगाना शुरू होता है, अच्छा पापा ये कितने की है, फिर मैं आपने इतने दिए तो अंकल ने आपको इतना रिटर्न किया, अब वो समझने लग गया। ठीक है। फिर थर्ड लेवल तो आप देखिए सबसे ऊंचा स्तर है, अब वो डीप थिंकिंग पे आ गया, बहुत गहराई से सोच रहा है, अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेगा। अब आपको हम यहाँ सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लर्न आप खुद करके आते हो, फिर आप पीवाईक्यू करते हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो ना। फिर आपकी रीजनिंग, आपका एनालिसिस, आप बिल्कुल विश्लेषण कर सकते हो कि हाँ ये टॉपिक मेरा ऐसे तैयार किया मैंने, ऐसे इसको पढ़ा, अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसको बिल्कुल पक्का से समझ के अच्छा तैयार करेंगे, इसमें से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप समाधान की तरफ आ गए हैं। अब जितनी भी समस्याएं हैं ना, अब आप उनका समाधान देखने लगे हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल इसीलिए माना जाता है। तो आप अभी साथ में पढ़ते पढ़ते समझ तो रही हैं, चाहो तो इसके टाइटल्स आप लिख लेंगे ना, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम वापस से मेमोरी लेवल को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी जो आपने मेमोरी लेवल पढ़ा ना, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये किसने इसको जो सपोर्ट किया, वो कौन सा थिंकर है। तो सबसे पहली बात देखिए, हमने टीचिंग का पहला लेवल है मेमोरी लेवल। फिर दूसरे पॉइंट पे हम देखें, इट इज कंसर्न विद मेमोरी और द मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग्स एंड इज कंसीडर्ड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये बात पहले भी आ गई थी, लोएस्ट है यानी सबसे हीन है, सबसे छोटा लेवल है, और ये याददाश्त पे आधारित है केवल। ठीक है। और ये सब लिविंग बीइंग में होता है, सबको याद रहता है। देखो यहाँ तक के कोई डॉगी आपने पाला और आप उसको फिर जंगल में छोड़ाओ, वो आप नहीं पहुंचोगे उससे पहले वो पहुंच जाएगा। गाय में भी इतना सेंस होता है ना, वो किसी मालिक के यहाँ लंबे समय रहे और उसको प्रेम मिले और फिर कहीं छोड़ आओ तो वो वहां से दौड़ के आ जाएगी वापस। तो ये मेमोरी होती है। ठीक है। तो बच्चे में भी है ना, क्या मतलब आपने अपने घर में भी बच्चे देखे होंगे, दिन भर वो कोई राइम देखते हैं या स्कूल में सीख के आते हैं, तो रात को सोने से पहले है ना वो पूरी, मतलब कोई नहीं भी सुन रहा है वो गाएंगे, उसको पूरा गाएंगे, जो जो वो प्ले स्कूल में सुन के आते हैं वो पूरा एक तोते की तरह उसको दोहराएंगे, रटेंगे, बोलते रहेंगे फिर सो जाएंगे। तो ये मेमोरी लेवल होता है और ये सब में होता है। फिर अब ये नाम नोट कर लेना, हर्बर्ट, HERBART, ये जो थर्ड पॉइंट पे नेम दिख रहा है ना, ये मेन प्रोपोनेंट है इस लेवल का, यानी इसने इसको बताया, सपोर्ट किया। फिर फोर्थ पॉइंट पे का, इट इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रॉट मेमोराइजेशन, रॉट वर्ड यानी रट्टा मारना, रॉट मेमोराइजेशन इफेक्ट का और इंफॉर्मेशन का। फिर है, हियर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी कोई स्टिमुल दिया और रिस्पॉन्स आया। जैसे मैंने एक डॉग पाला, अब मैं जैसे ही उसका खाना बनाती हूँ, मैं एक प्लेट लेके और एक चम्मच लेके उसको बजाती हूँ, तो डॉग उसी वक्त दौड़ के आ जाएगा कि अब मुझे खाने का बुलावा आ गया है, अब मुझे खाना है। तो जैसे ही मैंने कोई स्टिमुलस दिया, उसका रिस्पॉन्स आ गया। अब जैसे बच्चों से हम पूछते हैं, चलो बोलो, तुम सुनाओ 5 की टेबल बोलो, तो स्टिमुलस दिया, इधर रिस्पॉन्स आ गया। तो ये लर्निंग प्रोसेस जो है बेसिकली इस पे डिपेंड करता है। Here the evaluation system mainly includes oral, written and essay type examination। अब बच्चों का हम एग्जाम लेते हैं तो हम या तो ओरल सुनते हैं उनसे कि चलो सुना दो, अब ये वाला सुना दो, चलो टेबल सुना दो, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग सुना दो। फिर हम उनसे लिखवाते भी हैं कि नहीं, सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, अब आगे के लेवल पे लिखो भी।
फिर ऐसे टाइप एग्जामिनेशन भी होता है उनका, बड़े बड़े आंसर्स भी उनको लिखने होते हैं आगे चल के। अब आप सेकंड देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें क्या होता है। तो सेकंड एंड थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग इज एन अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो दूसरा वाला है ये समझ वाली बात आ गई, अब वो समझने लगा है। तो ये लेवल है ना, ये कुछ भी समझना, जैसे परसीव द मीनिंग, कि टीचर कुछ समझा रहे हैं तो अपने आप उसके माइंड में एक इमेज बनने लगी, अच्छा ऐसा होता है। ग्रेस्प द आइडिया, ये कहना चाह रहे हैं, ये पढ़ाने का ये उद्देश्य है। मैंने एग्जाम्पल वो दिया ही ना कि मार्केट जाते हैं तो अब बच्चा समझने लगा कि मैंने ये 1 2 3 पढ़ा, फिर उसमें मैंने ये पढ़ा कि इतने रुपीस का शर्ट है और आपने इतने पे किए तो आपको कितने वापस आएंगे, अब वो समझने लगा है। ये नाम नोट कर लेना, मॉरिसन। तो मेन प्रोपोनेंट कौन है इस लेवल के, मॉरिसन है, उसमें हर्बर्ट, इसमें मॉरिसन। फिर ये इंस्ट्रक्टर एंड द लर्नर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल। इंस्ट्रक्टर मतलब जो सिखाते हैं, और लर्नर जो सीखता है, यानी टीचर और विद्यार्थी, दोनों एक्टिव होते हैं इसमें। अब देखो उसमें तो क्या है, टीचर रटाते रहते हैं, बच्चा बोलता रहता है। यहाँ बच्चा प्रश्न भी करेगा कि सर ये कैसे हुआ, मैम आप प्लीज इसको वापस बताओ, ये मुझे नहीं आया, ये इसमें ऐसा है तो क्या ये भी एक बात निकल सकती है। बहुत सारे तरीके से वो पूछ सकता है ना। अब उसके अंदर ये फीलिंग आ गई है कि वो एक्टिव हो जाएगा। हेयर द एवोल्यूशन सिस्टम इंक्लूड्स बोथ ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। तो इसमें अब ओरल नहीं है, अब बच्चे से हम रटावा नहीं सुनते हैं। कभी आपने 6th-7th क्लास में ये बच्चे को थोड़ी कहा कि अब मुझे टेबल सुनाओ, क्योंकि अब वो इतनी अच्छे से लर्न कर चुका है। अब आप उसको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऐसे टाइप एग्जामिनेशन दोगे। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज नोन एज मेमोरी प्लस इंसाइट। अब मेमोरी तो है ही पिछली, अब इंसाइट में भी जाना है, और जो फैक्ट्स हम मेमोराइज करते हैं उससे बियॉन्ड, परे, उससे आगे के लेवल पे जाना है। तो ये अब सब्जेक्ट की मास्टरी की बात हो गई है कि अब उस सब्जेक्ट पे उसकी मास्टरी, पूरी कमांड हो जानी। अब इससे भी आगे देखिए, और आप ये ना इसके ये शॉर्ट नोट्स करके लिख के याद करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये RLT, ये देखिए ये इतनी अच्छी ये नोट्स बनाए हैं, और इसमें ये शॉर्ट इसीलिए दिया है कि अब आप जब पढ़ोगे डेली तो इतने बड़ी बड़ी चीजें खोल के नहीं पढ़ोगे। स्टार्टिंग में तो आप इस यूनिट को डिटेल में पढ़ो, फिर जब आप नई ये खत्म कर दी हमने, पढ़ा दी पूरी, और अब नई यूनिट स्टार्ट हो गई, तो आप इसका रिवीजन तो लोगे ना। आपको पूरे एग्जाम तक डेली रिवीजन लेना है, नहीं तो क्या होता है हम सीखा हुआ भी भूल जाते हैं, फिर नया सीखते हैं, फिर पुराना याद नहीं रहता है। तो आपको एक आदत बना लेनी है, डेली आप अपने नोट्स बनाएंगे क्लास के, तो बहुत बड़े बड़े मत बनाओ, समझने का काम क्लास में करो या रिकॉर्डिंग से फिर समझो। आप नोट्स ऐसे शॉर्ट में बनाओ, फिर आप उनको पूरा जब समझ में आ जाए और शॉर्ट वाले नोट्स बनाओ, फिर उनसे आप लर्न करो, डेली पढ़ो उसको। सिलेबस और शॉर्ट नोट्स डेली पढ़ने आपको। अब देखेंगे द थर्ड एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज अ मेमोरी लेवल टीचिंग। ये बहुत हाईएस्ट लेवल है, और ये किससे कंसर्न है, MLT ULT समझ गए, मेमोरी लेवल टीचिंग। और ये कौन सा था, यू से क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये दो जब क्लियर हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, तब हम RLT पे आते हैं। तो यहाँ टीचर क्या सोचता है, टीचिंग प्रैक्टिसेस, एनालाइजिंग करंट ब्रॉडकास्ट, यस। अब हम देख रहे थे RLT। तो here the teacher thinks over their teaching processes, analyzing how to teach and how the learning process can be changed or improved for better learning outcomes. तो टीचर ये देखता है कि किस तरह से लर्निंग आउटकम और बेटर आएंगे। अब ये नाम नोट कर लीजिए, हंट। ठीक है, कल अब आपका ये टारगेट है कि आप इन तीनों लेवल्स का एक प्रॉपर सा ऐसा चार्ट बनाएंगे, और उसमें ये सारे डिफरेंस लिखेंगे, क्या अंतर है, और तीनों इसके जो प्रोपोनेंट है उनके नेम लिखेंगे। ठीक है, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट।
और इनको साथ के साथ लर्न कर लेंगे तो आपको आगे है ना प्रेशर फील नहीं होगा। तो यहाँ स्टूडेंट क्या करता है, प्राइमरी प्लेस को ऑक्यूपाई करता है और टीचर क्या अज्यूम करता है। चलिए अभी टाइम हो गया हमारी क्लास का, आज इतना ही रखेंगे। अभी कोई पूछना है तो साथ में पहले प्रश्न पूछ लेंगे, जो भी समझ में नहीं आया कुछ भी पूछना आराम से विदाउट एनी डाउट आप पूछिए। इंटरेस्टिंग लगा फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड या बोरिंग लग रहा है बताइए। मिश्री जी अनम्यूट करके बता दीजिए। मैम मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो इंग्लिश में वो हिंदी में नहीं होगा क्या? अब पूरी तरह हिंदी में चाहिए क्या आपको? ये लास्ट वाले 3 बताए ना, वो इंग्लिश में प्रॉपर है, नहीं तो वो कल हिंदी कल में। इनका वापस हिंदी वाला भी लेंगे ना। आपको मैंने हर स्लाइड के बाद हिंदी भी दिखाई है, आपने सब यस। जगह देखा ना, सिलेबस में भी है। आप ऐसा करना कल इसको एक बार रिवीजन लेना, फिर नहीं आए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है? फिर देखते हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश में ज़रूरी है इसको साथ में लेना। आप जब पीवाईक्यू करोगे आपको तब समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। हिंदी में इतने टफ वर्ड्स होते हैं ना, हिंदी में ये चीज़ें नहीं आएगी पूरी, इंग्लिश के साथ पढ़िए आप। इसलिए और आज जो ये लास्ट की 3 स्लाइड देखी ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव, इनको आपको हिंदी में भी कल मैं बता दूंगी, ठीक है? ठीक। चलिए रिकॉर्डिंग देखिएगा फिर समझिएगा। अभी प्रार्थना करेंगे, म्यूट कर दीजिए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे, धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। हरि ओम। हरिओम।